न्यूटन का जो सेकंड लॉ है एक्चुअली में वो यूनिवर्सल लॉ क्यों है कि सेकंड लॉ से ही फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों लॉ आप प्रूव कर सकते हो। तो आज जो हम करने वाले हैं हम थर्ड लॉ को प्रूव करेंगे सेकंड लॉ से। और सेकंड लॉ न्यूटन का वो है क्या कि F बराबर चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन चेंज ऑफ टाइम। इससे हम प्रूव करेंगे थर्ड लॉ। थर्ड लॉ कौन सा होता है? बोलने को हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन, पर एक्शन रिएक्शन बोलना गलत होता है। बोलना ये चाहिए थर्ड लॉ में हमको कि जितनी फोर्स कोई ऑब्जेक्ट एक पे लगाता है उतनी फोर्स वो दूसरा भी उस पर लगा रहा होता है। तो इमेजिन करो एक केस, हमारे पास दो मासेस हैं m1 m2। m1 m2 की तरफ जा रहा है u1 से और m2 जा रहा है u2 से। इन दोनों के बीच में एक टक्कर होती है, एक कोलिजन होता है। कोलिजन के बाद m1 निकल लिया v1 से, m2 निकल लिया v2 से। ठीक है। अब इस केस में हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? हम इस केस में बोल सकते हैं पहले बात तो चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का चेंज पहले किसके लिए? m1 के लिए। तो मोमेंटम का चेंज m1 के लिए कितना होगा? m1 का फाइनल मोमेंटम माइनस m1 का इनिशियल मोमेंटम। तो m1 का फाइनल मोमेंटम क्या था? तो क्या है? m1 v1 माइनस m1 का इनिशियल मोमेंटम क्या है? m1 u1। ऐसे ही अगर मैं मोमेंटम का चेंज निकालूं m2 के लिए, तो m2 का फाइनल मोमेंटम है m2 v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम है m2 u2। अब यहाँ पे हम बोलते हैं अब देखो क्या होता है, जब भी कोलिजन्स होते हैं, जब भी टक्करें होती हैं, तो ड्यूरिंग कोलिजन तो जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं, जो उनके टक्कर की फोर्सेस होती हैं इंटरनल फोर्सेस, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं ग्रेविटी या ग्रेविटी के जैसी कोई और एक्सटर्नल फोर्स लग रही हो उनकी तुलना में। मान लो ये फोर्स है 1, तो ये फोर्स हो जाती है 1,00,000, इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो हम क्या बोल देते हैं, अगर मैं m1 और m2 दोनों को क्या मान लूं? वन सिस्टम मान लूं। मैंने इन दोनों को बोल दिया कि इन दोनों को मिला करके मेरा एक सिस्टम है। तो इन दोनों पे ये तो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, पर इन दोनों पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों पे मिला करके ओवरऑल बाहर से कोई फोर्स जो लग रही है वो क्या है? जीरो। लग तो रही होगी, मान लो 1 या 2 लग रही होगी, लेकिन जो इंटरनल फोर्सेस है वो लाखों में है, तो इसलिए उस फोर्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम बोल देंगे कि एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गई? जीरो। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है, वो बोलता है कि फोर्स यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम वो जीरो है। फोर्स अगर जीरो है तो या तो मोमेंटम का चेंज जीरो हो या टाइम इनफाइनाइट हो। तो बेटर है कि मोमेंटम का चेंज जीरो ले लिया। चेंज मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज जीरो है, इसका मतलब फाइनल मोमेंटम बराबर है इनिशियल मोमेंटम के, यानी कि चेंज जीरो है। तो अगर हम इनिशियल और फाइनल मोमेंटम लिखें तो देखो, पहले m1 का इनिशियल मोमेंटम क्या था? m1 u1। m2 का इनिशियल मोमेंटम क्या था? m2 u2। दोनों को जोड़ दिया तो मुझे क्या मिल गया? इनिशियल मोमेंटम टोटल। ऐसे ही फाइनल मोमेंटम टोटल क्या हो जाएगा? m1 का मोमेंटम m1 v1, स्पीड v1 है उसकी, और m2 का m2 v2। अब फाइनल मोमेंटम बराबर इनिशियल मोमेंटम, तो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 m2 u2 प्लस m1 u1। अब इसमें काम कर लो, m1 वाली चीजों को एक तरफ ले आओ और m2 वाली चीजों को एक तरफ ले आओ। m2 को एक तरफ और m1 को एक तरफ। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है, m1 v1 माइनस m1 u1। ये क्या चीज है? ये स्टार्टिंग में लिखवाया था। देखो, जो पहला ऑब्जेक्ट है m1, उसका मोमेंटम का चेंज क्या आया था? m1 v1 माइनस m1 u1। तो ये जो चीज लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है? ये पहले बॉडी के मोमेंटम का चेंज लिखा हुआ है, मास m1 का। अगर दूसरे की बात करूं तो m2 u2 माइनस m2 v2, इसमें ये बाद वाली वैल्यू पहले लिखी हुई है। देखो, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का जो चेंज था वो क्या था? m2 v2। m2 v2 पहले था
और M2U2 बाद में था, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसमें M2U2 पहले है, तो इसीलिए ये भी चेंज ऑफ मोमेंटम है, पर माइनस साइन कॉमन लेने के बाद। अब दोनों तरफ मैं टाइम से डिवाइड कर सकता हूं, दोनों तरफ अगर मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया तो मोमेंटम का चेंज अपॉन टाइम किसके लिए, m1 के लिए, और दूसरी तरफ क्या आ गया, माइनस साइन मोमेंटम का चेंज अपॉन टाइम किसके लिए, m2 के लिए। तो ध्यान से देखोगे तो मोमेंटम का चेंज अपॉन टाइम ये क्या चीज होती है, यही तो फोर्स होती है, यानी कि आप बोल सकते हो फोर्स ऑन m1, इसको आप F1 लिख दो, ये किसके बराबर है, माइनस टाइम्स ये क्या है, फोर्स ऑन m2, तो इसको लिख दो माइनस F2। तो यहां से दो बातें क्लियर हो जाती है, एक तो ये कि F1 और F2 दोनों की वैल्यू बराबर होंगी, तो दोनों फोर्सेस कैसी हैं, एक दूसरे पे लगाने वाली इक्वल, और दूसरी बात है यहाँ पे साइन आता है माइनस का, तो माइनस साइन क्या शो करता है कि फोर्सेस कैसी हैं, अपोजिट फोर्सेस है, फोर्सेस कैसी हैं, अपोजिट। तो यही तो थर्ड लॉ होता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं, तो ये थर्ड लॉ प्रूव हो जाता है यहाँ से। फर्स्ट लॉ को प्रूव करना हो तो फर्स्ट लॉ को प्रूव करना तो बहुत ज्यादा आसान है, 2-3 लाइन का प्रूफ है सारा। देखो फर्स्ट लॉ का प्रूफ कैसे करेंगे, फर्स्ट लॉ, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ ये है। अब देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका हुआ रहेगा, या फिर अगर वो चल रहा है तो वो चलता हुआ रहेगा, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स क्या ना लगे, मतलब जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो यहां पे भी अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दूं तो क्या चीज जीरो हो जाएगी, मोमेंटम का चेंज क्या हो जाएगा, जीरो। मोमेंटम का चेंज जीरो मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बराबर जीरो के, यानी कि जो बाद वाला मोमेंटम है वो बराबर है पहले वाले मोमेंटम के। बाद वाला मोमेंटम क्या होगा, मास ऑब्जेक्ट का इंटू में उसकी बाद वाली स्पीड, और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू में बाद वाली स्पीड। अगर 11th क्लास में हो तो हम यहाँ पे वेक्टर भी लगा सकते हैं, डायरेक्शन में हो जाएगा, तो मास से मास कट गया तो v वेक्टर यानी कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर किसके बराबर आ गया, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो होती तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होती, जीरो, और अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी होती u तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होती, वही होती u, मतलब वेलोसिटी क्या रहती, सेम। तो यही फर्स्ट लॉ होता है, ये प्रूव कर दिया।